हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो आज वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने ऋग्वैदिक जो काल था वो पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दो चीज होती हैं, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, ठीक है। ऋग्वैदिक को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वैदिक भी बोलते हैं। प्रारंभिक वैदिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो वही हमारा पैटर्न है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारा काल है उसके हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, किस आधार पर उस काल को हमने वो काल कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साक्ष्य। मैंने आपको बताया दो तरह के साक्ष्य होते हैं, दो तरह के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। तो हम स्रोतों पे बात करते हैं कि इस काल को हमने उत्तर वैदिक काल क्यों कहा, ऐसा कौन कौन से स्रोत हैं, जो कैसे डिवाइड किया हमने, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC ईसा, ठीक है। BC को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा BC ही बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आज का हमारा मुख्य टॉपिक उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, इस काल के क्या क्या साहित्यिक स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए हमारे कुल टोटल कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो हमारा टाइम पीरियड था वो कब था? 1500 से 1000 BC तक। 1500 BC से 1000 BC तक। तो हम आज का क्या है, हमारे जो बाकी जो 3 वेद हैं, हमारे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो टाइम पीरियड है, उनको जो संकलित करने का टाइम पीरियड है, जो उनको लिखने का टाइम पीरियड कब का है, वो उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे क्या क्या आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद देखिए इसमें नहीं आता है, ठीक है। ऋग्वेद जो आता है वो हमारा प्रारंभिक वैदिक या फिर उसको ऋग्वैदिक काल में आता है। इसमें सिर्फ जो उत्तर वैदिक में आते हैं, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है और अथर्ववेद आता है। और इसके बाद जितने ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक वगैरह वो सब इसमें आते हैं। तो ये तो हो गए इसके साहित्यिक स्रोत की। इनके आधार पे हमको जो उत्तर वैदिक काल का साहित्यिक जो हमें टाइम पीरियड या फिर जिनके आधार पे हम इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। अब दूसरी बात करते हैं कि इसके पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो 1000 BC के बाद का जो था, तो हम किसी भी काल को कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले। साक्ष्य के रूप में हमें क्या चीज देखते हैं कि एक तो लोहे के औजार उपकरण मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो बर्तन थे, हमारे मृद भांड थे, वो कैसे थे? अब चित्रित धूसर मृद भांड हो गए। तो पहला हम बात करेंगे चित्रित धूसर मृद भांड। तो ऐसी लगभग 700 बस्तियां मिली हैं हमें जिसमें चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। तो ये सब कब का टाइम पीरियड माना जाता है कि ये मृद भांड कब बने थे? उत्तर वैदिक काल में।
ठीक है, और दूसरा लोह धातु। लोह धातु का उपयोग इस काल में होने लगा था। इसी को बोलते हैं लोह युग भी बोलते हैं इसको। 1000 बीसी से 600, 1000 बीसी के बाद जितना युग आता है 600 बीसी से, उसको क्या बोलते हैं? लोह युग। ठीक है, तो ये दो हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। स्रोतों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि एक माइंड मैपिंग बने कि हमने कालों को डिवाइड कैसे किए हैं, किस काल को, किस चीज को हमने किस काल में रखा है, ऐसा नाम ही क्यों दिया। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेदिक काल था उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, बाकी जो उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों जो वेद थे उनकी रचना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे सोर्स हैं, जो वेद हैं, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उनको जो उनके पुरोहितों को क्या नाम दिया है जो उनका गुणगान करते थे। ठीक है, उनके कौन कौन से उपवेद हैं, आरण्यक कौन से हैं, ब्राह्मण कौन से, उपनिषद कौन से हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों पे अभी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक बार आपको ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है, क्या उसके पुरोहित हैं, है ना, ये सब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक यहाँ पर लिख लेते हैं वेद हो गया, ये मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ वेद। इसका दूसरे नंबर पे पुरोहित, जो इन वेदों को पढ़ता है उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे इनके उपवेद कौन से हैं, चौथे नंबर पे इसके ब्राह्मण कौन से हैं। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण जो पद में लिखे, जो वेदों पे लिखी हुई टीकाएं होती हैं, ठीक है, पद में नहीं, सॉरी, गद्य में जो होती हैं, जो गद्यांश में लिखी हुई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, ताकि हम वेदों को समझ सकें, क्योंकि वेदों की जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ है, वो नॉर्मल संस्कृत भी नहीं है, वो वैदिक संस्कृत है। तो उनको समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, जो इन पे टीकाएं थी और वो सरल शब्दों में थी, गद्यांश पद्धति में थी। ठीक है, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए और उपनिषद। तो ये सब चीजें हमें कई बार ये पूछा जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी चीज किसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा सबसे पहला जो वेद है, सबसे पुराना वेद, वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो पुरोहित है उसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक सारणी बना ली हमने। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित है उसको क्या बोलते हैं? होत्री या होता। होत्री या होता। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ठीक है, इसको ये क्या है? आयुर्वेद। ब्राह्मण कौन से हैं? देखिए ब्राह्मण मैंने आपको बताया कि जो वेदों को समझने के लिए वेदों पर लिखी हुई टीकाएं हैं, है ना, गद्य में लिखी हुई, सरल शब्दों में लिखी हुई जो टीकाएं, उसको क्या बोलेंगे हम? ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये इसके कौन से हैं? दो ब्राह्मण हैं इसके, ऐत्रेय और कौशिक की। ऐत्रेय और कौशिक की। ठीक है, छोटी की मात्रा रहेगी। तो ये हो गए इसके दो ब्राह्मण हो गए, ऐत्रेय और कौशिक की। आरण्यक क्या है? आरण्यक भी इसके सेम है, ऐत्रेय और कौशिक की। उपनिषद क्या है? उपनिषद भी सेम है, ये भी क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की। तो इसके जो तीनों चीज है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तीनों क्या है? ऋग्वेद के समान है, तीनों ऐत्रेय कौशिक की, ऐत्रेय कौशिक की, ऐत्रेय कौशिक की। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि आरण्यक क्या होते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते थे, जो वन में जाके, ठीक है, वन में जाके जो चीज़ों को देखते थे, उन पे दार्शनिक चीज़ों का जन्य क्या गलत है क्या सही है ना, उन चीज़ों को जो जाके वन में लिखी हुई जो पुस्तकें थी, ठीक है, उन पे जो पुस्तकें लिखी गई उनको क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। वनों में लिखी गई थी इसलिए इनका नाम क्या? आरण्यक हो गया।
उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद जो होता है कि जैसे बहुत सारे इस काल में कर्मकांड चलने लगे थे, बहुत सारी बलियां दी जाने लगी थी, है ना। तो जो जो यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करने के लिए जो चीजें ज्ञान और आध्यात्मिकता पे जो आधारित थी, ज्ञान और सच्चाई पे जो आधारित थे, उपनिषद थे, जो ग्रंथ थे उनको क्या बोलते हैं? उपनिषद। इन्होंने किस पे ध्यान, ज्ञान, उपनिषदों में क्या है? ज्ञान पे आधारित चीजें हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। दूसरा क्या है? ये एक्चुअल उपनिषद जो है, जो एक्चुअल बात करते हैं, ये नहीं कि कोई भी मतलब किसी ने कुछ बोल दिया किया, तो ये असली ज्ञान की बात करते हैं। कौन? उपनिषद बात करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गोता, ठीक है। तो उसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक है। इसके ब्राह्मण कौन से? ब्राह्मण याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका तांड्य और जैमिनी, तांड्य और जैमिनी। ऐसे ही सेम आरण्यक भी याद रखना है कि इसके क्या है? आरण्यक, जैमिनी, और ये जैमिनी हो गया, और दूसरा क्या है? छांदोग्य, छांदोग्य। ठीक है। दो आरण्यक हो गए इसके, ब्राह्मण और छांदोग्य, ठीक है। सॉरी, जैमिनी और छांदोग्य। और दो इसके उपनिषद हो गए, कौन से? जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जो है ये पहला उपनिषद, सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। इसी में जो कृष्ण के बारे में जो लिखा गया है कि जो महाभारत में कृष्ण दिखाते हैं, जो करेक्टर है कृष्ण, वो कहाँ सबसे पहले उसका कहाँ जिक्र हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे प्राचीन कौन सा? छांदोग्य। और कृष्ण का भी सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? अथर्व, ठीक है। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? इसके भी ब्राह्मण कई बार पूछे जाता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, वो क्या है? शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऐसी इसके आरण्यक, आरण्यक क्या क्या होते हैं इसके? बृहद, एक जो बृहद हो गया, बृहद आरण्यक, बृहद, सॉरी, एक इसका बृहद आरण्यक हो गया, और दूसरा अभी याद आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। और इसके साथ जो ये देखिए कॉमन रहता है, ठीक है। एक बृहद और दूसरा शतपथ भी रहता है इसमें, याद आ गया, शतपथ, ठीक है। दो इसके ब्राह्मण हो गए। ऐसे इसके सेम उपनिषद, 6 उपनिषद हैं। मैं 6 के नाम तो नहीं लिख सकता, 6 उपनिषद, उपनिषद जैसे ज्ञान उपनिषद हो गया, ईसा उपनिषद हो गया, तो 6 उपनिषद है। जब मैं आप इसको नोट्स को पीडीएफ से डाउनलोड करेंगे तो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईसा उपनिषद हो गया, ज्ञान उपनिषद हो गया, और कठो उपनिषद हो गया। तो ये सब मिला के जो है हमारे इसके उपनिषद बन जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। चौथा जो वेद है हमारा वो कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, ठीक है। इसका उपवेद क्या है? जो अथर्ववेद का उपवेद है वो है क्या? शिल्पवेद। दूसरा इसके जो ब्राह्मण है वो क्या है? गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। एक एक ब्राह्मण है दोनों का। आयुर्वेद का भी यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण है, और
दूसरा अथर्ववेद का भी एक ही ब्राह्मण है, ठीक है। और इसके जो हम उपनिषद की बात करेंगे, सॉरी आरण्यक तो इसमें है नहीं, ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें आरण्यक नहीं है, जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो वो अथर्ववेद है। इसका आरण्यक कोई नहीं, इसमें उपनिषद है, ठीक है। इसके उपनिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 उपनिषद आते हैं, मुंडोक उपनिषद, ठीक है। और दूसरा क्या, मांडुक्य। तो इसके 2 उपनिषद हैं, मुंडोक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तीसरा भी आप लिख सकते हैं प्रश्नोपनिषद, वो है, पर इनमें मेन जो बात रखनी है आपको, जो मेन याद रखना, वो मुंडोक उपनिषद रखना है, ठीक है। मुंडोक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है उसको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, अशोक स्तंभ, उसके जो नीचे सत्यमेव जयते लिया है, सत्यमेव जयते आपने लिखा हुआ देखा होगा, वो कहाँ से लिखा है, तो वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडोक उपनिषद, ना कि मांडुक्य उपनिषद। दोनों को अलग अलग अभी माइंड में बैठा लीजिएगा कि कौन सा है, मुंडोक उपनिषद, ठीक है, ना कि मांडुक्य उपनिषद। तो ये हमारी चीजें हो गई, कुछ फैक्ट हैं ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और इसको लिख लेते हैं, अच्छा, प्रश्नोपनिषद, 6 उपनिषद में ईसा उपनिषद, ज्ञान उपनिषद लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ज्ञान, ईसा और कंठ, ये सब 3 ये हैं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे जो सोर्सेज हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, कि कहाँ कहाँ से हमें उत्तर वैदिक काल का पता चलता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्या हो गए, हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए इस काल में, जो इस काल में लिखे गए थे। ऋग्वेदिक काल के इस काल में नहीं लिखे, सिर्फ ऋग्वेद जो है, सिर्फ ये ऋग्वेद जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये इस काल का नहीं है, ठीक है, ये ऋग्वेदिक काल का है। बाकी जितने भी ब्राह्मण, आरण्यक, इनके पुरोहित, ऋग्वेद के भी जो आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद हैं, ये भी कब लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में। सिर्फ ऋग्वेद, ओनली सिर्फ ऋग्वेद, ना कि इसके उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये तो सब उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए हैं, ठीक है। सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया ऋग्वेदिक काल में, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है, समझ में आया। तो जो हम आगे बात करने वाले हैं, वो किस पे बात करने वाले हैं, जो उत्तर वैदिक। अब हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल में जो कबीले थे, ठीक है, तो अब बात करेंगे, वो पहले तो कबीलों के रूप में थे, बाकी जो जन थे, जो आर्यों का विस्तार कैसे कैसे हुआ, ठीक है, आर्यों का विस्तार हम अब इसमें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे जो आर्य थे, जो जनों में रहते थे, वो कहाँ कहाँ विस्तारित हुए, तो आर्यों का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, आर्यों का भौगोलिक विस्तार। देखिए ऋग्वेदिक काल में क्या है, सिर्फ हमने आर्यों के जो कबीले पढ़े थे, वो सिर्फ आर्य कहाँ तक सीमित थे, जो आज का हमारा पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। पर अभी क्या है, आर्य लोगों ने और दूसरी तरफ अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, पूर्व की तरफ। और ये कहाँ तक आ गए, शुरुआत में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार, उधर साउथ में नर्मदा तक। तो ऐसे इन्होंने अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। उत्तर वैदिक काल के अंत में तो हम देखते हैं कि जो आर्य थे, ये अंग जनपद तक चले गए, अंग, विदेह, मतलब पूर्वी बिहार तक इन्होंने अपना विस्तार स्टार्ट किया। मतलब ऑलमोस्ट जो उत्तरी भारत है पूरे पे इन्होंने अपना विस्तार कर चुके थे, ये उत्तर वैदिक के अंतिम काल तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 600 बीसी तक, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो इनका विस्तार था, कैसे कैसे इन्होंने विस्तार किया। ये तो मैंने आपको विस्तार कर बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक था। तो ये पश्चिमी जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तान में, वहाँ से लेके साउथ में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बिहार तक, ठीक है। तो ये इनका विस्तार था। आज का जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, यहाँ तक इनका लगभग छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें, छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया
जो झारखंड के आसपास का, तो ये यहाँ तक इनका विस्तार था। तो अब हम बात करेंगे इन्होंने विस्तार किया कैसे, ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो छोटे छोटे जन में रहते थे, ठीक है, और जन क्या थे, कबीलों के रूप में रहते थे, अर्ध खाना बदोश थे कि कुछ दिन बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। पर हमें बाद में जो इन ग्रंथों से पता चलता है, जैसे महाभारत हमारे महाकाव्य हैं, उससे क्या पता चलता है कि जो छोटे छोटे कबीले थे बाद में कई कबीले मर्ज होकर बड़े बड़े कबीले बनने लगे, और जो कबीलों ने एक स्थान विशेष पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। पहले जो कबीले थे, जो जन थे, वो लोगों के रेस्पेक्ट में रहते थे कि हाँ उन्हीं के इर्द गिर्द के लोगों को जन कहा जाता था। पर जो अब जन थे वो जन पद में कन्वर्ट हो गए, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में वो रहने लगे, ठीक है। तो अब स्थायी रूप से हो गए। अंतर क्या हुआ कि अब जो आर्य थे वो जनपद में रहने लगे, स्थायी रूप से रहने लगे। वहाँ की प्रकृति, वहाँ की भूमि, वहाँ का जो क्षेत्र था, प्रदेश था, उसको सब वो अपना समझने लगे। तो हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या था उसका, इनों का विस्तार करने का क्या था। तो जो छोटे छोटे जो जन कबीले थे उनका आपस में संयोग हुआ। जैसे शुरुआत में क्या हुआ, जो एक भरत कबीला, जो भरत कबीला था प्लस एक पुरु कबीला, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कुरु, ठीक है। तो जो कुरु जन था, इन कुरुओं ने कौन सा क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र पर अधिकार किया, जो आज का हस्तिनापुर, मतलब उस टाइम का हस्तिनापुर, आज का मेरठ के आसपास का क्षेत्र था। तो उन्होंने इसको अपना क्षेत्र बनाया, ठीक है। आगे से मतलब उत्तरी गंगा का क्षेत्र जो था वो कुरु के, जो कुरुओं के था उनके अंतर्गत था, ठीक है। दूसरा, इन कुरुओं ने जो मध्य गंगा का क्षेत्र था, इन कुरुओं ने मिलके पांचालों के साथ, जो मध्य गंगा का क्षेत्र था उन पर किसका राज था, पांचाल, ठीक है। तो इन्होंने एक क्षेत्र बनाया कुरु पांचाल, कुरु पांचाल, ठीक है। पांचाल कौन सा क्षेत्र है आज का, जो बरेली, फर्रुखाबाद है ना, ये सब वाला जो एरिया, बरूका है ना, बदायूं वाला जो एरिया है अलीगढ़ तक का, उसको क्या बोलते थे, पांचाल। पांचाल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 5 कबीलों को मर्ज हो गए, ये एक शुरुआत में एक संघ बना था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या था, पांचाल, पांचाल जनपद था। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना विस्तार स्थापित किया। जो छोटे छोटे कबीले थे बड़े बड़े कबीलों में कन्वर्ट होते गए, अपना क्षेत्र विशेष को बढ़ाते गए और इनका विस्तारण होता रहा, ठीक है। छोटे छोटे क्षेत्रों से इन्होंने बड़े बड़े क्षेत्र का आहरण कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी बात करेंगे, क्योंकि पुराणों से पता चलता है, और इस टाइम पे क्या था कि जो, अब इसको क्या बोलते हैं हम, लोहा युग भी बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या था, जो कुल्हाड़ी थी वो लोहे की यूज करते थे। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में जो कुल्हाड़ी थी वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। तो अभी क्या था, इस टाइम पे लोहे का हमें ज्ञान हो चुका था, लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे जैसी धातु का, और उसकी कुल्हाड़ी बनाई जाने लगी थी, जिससे बड़े, मतलब ह्यूज अमाउंट पे, बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई आसानी से की जा सकती थी। किससे, लोहे की कुल्हाड़ी की सहायता से। तो इस टाइम पे क्या था, लोहे की कुल्हाड़ी, जैसे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो इंद्रप्रस्थ था, ठीक है, जो इंद्रप्रस्थ था, जो आज का दिल्ली है, वो कभी खांडव जंगल हुआ था, ठीक है। तो जो आज खांडव जंगल को काट के, ऐसा पुराणों में लिखा है, खांडव जंगल को काट के क्या बना, इंद्रप्रस्थ बना था। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, जंगलों को काटते गए, अपना कृषि कार्य करते गए, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है, पुराना नाम क्या था इसका, आज क्या नाम है इसका, दिल्ली, पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ खांडव नाम का जंगल होता था, जिसको इन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी से काट के कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही अब इन्होंने ऐसे विस्तार किया, लोहे की खोज हो चुकी थी, और सबसे पहले जो कृषि के उपकरण मिले वो कहाँ, अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो आज का एटा, जो टुंडला वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको वहाँ पे अतरंजी खेड़ा। तो सबसे पहले जो लोहे के कृषि के उपकरण मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। बाकी जो
उससे भी पहले जो लोहे का यूज होता था सबसे पहले, तो वो जो बाण का अगला वाला भाग होता है, तीर का अगला वाला भाग या भाले का अगला वाला जो खेप होती है ना, उसको वो सिर्फ लोहे, मतलब ऐसा मान लीजिए तो कि शुरुआत में सिर्फ लोहे का उपकरण जो हथियार उपकरण बनाने के लिए किए जाते थे, ठीक है, सैनिक हथियार उपकरण, ना कि कृषि कार्य में। कृषि के नाम पे सिर्फ कुल्हाड़ी का यूज होता था। आगे हम बात करेंगे कि ये तो हो गया इन्होंने विस्तार कैसे किया, तो समझ में आया ना विस्तार कैसे किया, कि छोटे छोटे जन थे वो बड़े बड़े जन में कन्वर्ट होने लगे, जिससे क्या हो कि उनका विस्तार बढ़ता गया। अब जो था पहले जो कबीले थे सिर्फ पशुओं को ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस देते थे कि पशुओं की वजह से, पर अब क्या हुआ, पशुओं के साथ साथ वो कृषि यानी क्षेत्र, जमीन पे भी वो अपना अधिकार करने लगे, ठीक है। तो जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में जो अंतर था वो क्या था, ऋग्वैदिक काल में क्या था, कबीले या जन होते थे, ठीक है। अब ये जन जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, जनपद में। जनपद क्या चीज होती है, जन माने तो कबीला हो गया, लोग हो गए। देखिए जनपद दो शब्दों से बना है, एक जन दूसरा पद। तो जनपद का मतलब हो गया जो जनता होती है, जहां पे पैर रखे, अगर अर्थात जहां पे वो बसे, उसको क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। दूसरी बात, पहले जो कबीले का मुखिया होता था, जो राजा होता था, सिर्फ इस जन का राजा होता था, ठीक है, ना कि अनार्यों का, यहाँ के मूल निवासियों का राजा होता था। पर अब क्या हुआ, जो जनपद का जो मुखिया होता था, जो राजा होता था, क्योंकि जनपद तो अब लोगों को तो डिनोट करता नहीं है, अब तो ये डिनोट करता है किसको, लोगों के साथ साथ वहाँ के क्षेत्र को भी डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कुरुओं के नाम पे कुरुक्षेत्र रखा गया कि कुरुक्षेत्र की जो मेरठ के आसपास का एरिया है, तो अब ये क्षेत्र को भी डिनोट करता है, लोगों को तो डिनोट करता ही है, वंशों को तो डिनोट करता ही है, उसके साथ साथ वो क्षेत्र, पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसको भी डिनोट करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया जनपद, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रों की मेन भूमिका हो गई, ठीक है। पहले क्या थी, सिर्फ लोगों का भूमिका थी, अब लोगों के साथ साथ क्षेत्रों की भी भूमिका हो गई। जिस क्षेत्र में जो वंश रहता था, जो कबीला रहता था, वो उसी नाम का जनपद हो जाता था, ठीक है। उस जन के लोग और वो वहाँ पे बस गए, तो वो क्या हो गया, जनपद हो गया। तो ये अंतर आया, ये परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में। तो ये हो गया आपका आर्यों का भौगोलिक विस्तार, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा अर्थव्यवस्था, कि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखिए हम जो है ना एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या थी, कि लोग कैसे थे, पशुचारक थे, कृषि का कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था, सिर्फ कृषि के नाम पे जौ होती थी। पर यहाँ पे क्या था, अगर हम बात करें, मिश्रित कृषि होती थी, मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि होती थी। दूसरा क्या है, जो पहले युद्ध होते थे पशुओं के लिए, अब ऋग्वैदिक में युद्ध कैसे होते थे, पशुओं के चोरी कर लिया, हरण कर लिया, मतलब उनको किडनैप कर लिया, तो ऐसे युद्ध होते थे एक कबीले ने दूसरे कबीले के। पर अब क्या होता है, अब जो युद्ध होते हैं वो क्षेत्र के लिए होते हैं, कि मेरे क्षेत्र पे विशेष, मतलब किसी क्षेत्र विशेष पे पर्टिकुलर एक जन का कब्जा था, उस क्षेत्र विशेष पे दूसरे जन ने कब्जा कर लिया। अब क्षेत्र को केंद्र में रख के उसकी वजह से युद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये याद आप रखिएगा। अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित कृषि होती थी। मिश्रित मीन्स खेती के साथ साथ पशुपालन भी उसमें किया जाता था। ये अंतर आ गया इसमें कि अब कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कि अब कृषि के लिए, अब इसी में हम बात कर लेते हैं कि कृषि के लिए जो हल होते थे, ठीक है, कृषि के लिए जो हल होते थे वो लकड़ी के हल होते थे। शुरुआत में लकड़ी के हल होते थे, कोई हमें उसमें लोहे की जो फाल होती है जो जमीन के अंदर धंसती है, वो लोहे की नहीं बनाई जाती थी। हल जो होते थे लकड़ी के होते थे।
लकड़ी के हल होते थे, ठीक है। और कई बार पुराणों में हमें ये भी मिला है कि इसमें जो बैल लगते थे, जो एक हल में बैल लगते थे, वो 6 से लेके 6, 8, 12, 24 तक बैल लगे हैं, ठीक है। एक हल को जोतने के लिए 6 बैल भी यूज होते थे, 8 भी, 12 भी और 24 भी। तो इतने सारे बैल को हम लगा के ऐसे लकड़ी के हल से जुताई करते थे खेतों की, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है ऐसे नॉर्मल वाला। तो अब हम बात करते हैं कि मुख्य अनाज क्या है। मुख्य अनाज क्या क्या थे? तो इसमें गेहूं, सॉरी सबसे पहले हम लिखेंगे जौ था, गेहूं था, उसके बाद और तीसरा क्या था कि इस टाइम पे चावल को उपजाने लगे थे। जो गंगा यमुना का दोआब था वहां पे क्या है ना, चावल की खेती होने लगी थी। तो तीसरा क्या आता है हमारा, चावल भी इस टाइम पे मुख्य अनाज था, चावल। तो चावल को उस टाइम पे क्या बोलते थे? चावल का एक पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीही, ठीक है। चावल का ये पर्टिकुलर नाम है, इसको याद रखना है। चावल को क्या बोला है, जो पुराणों में क्या बोला है, चावल को ब्रीही बोला है, ठीक है, ब्रीही। तीसरी हम बात करते हैं कि बर्तन कैसे थे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बर्तन किसी भी संस्कृति को डिफाइन करने का सबसे जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो बर्तन ही है। जैसे शुरुआत से हम बात करें कि नवपाषाण काल में आपने देखा था जो गेरवे कलर के बर्तन बनते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में लाल कलर के और उन पे काले कलर से पेंटिंग की जाती थी, ऐसे बर्तन बनते थे। फिर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में क्या होता था, काले व लाल रंग के बर्तन बनने लगे। उसके बाद जो आर्यों ने जो बर्तन बनाए वो कैसे बनाए थे, इस टाइम पीरियड में कैसे बर्तन थे, तो वो थे चित्र धूसर मृद भांड, ठीक है। चित्रित मतलब पेंटेड, धूसर मीन्स ग्रे, और मृद भांड मिट्टी के बर्तन। मिट्टी में आग में, मिट्टी के जो बर्तन जो आग में पकाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मृद भांड। तो ऐसे बर्तन जो चित्रित हों और भूरे कलर के हों, धूसर कलर के, ठीक है, सिलेटी कलर के। कलर कैसा था इनका? सिलेटी कलर। जैसे आपने देखा होगा आज भी बच्चों की जो किले आती है वो कैसे कलर की होगी, एकदम ब्लैक कलर की नहीं होती, तो कुछ सिलेटी कलर की होती है। तो उसी कलर के क्या होते हैं? चित्रित धूसर मृद भांड। इनको क्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर, PGW इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए उस टाइम के जो बर्तन थे। आगे हम बात करेंगे कि इस टाइम का जो व्यापार था, ठीक है, इस टाइम पे व्यापार होता था, हालांकि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। जो वस्तु विनिमय होती थी, जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय से ही ज़्यादा होता था। पर हाँ, मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है। कुछ मुद्राएं मिलती हैं इस टाइम पीरियड की जो बहुत थोड़े, जो बहुत कम व्यापार में यूज होती हैं, ठीक है। तो व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय, ठीक है, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु हमें मिलती थी। इस टाइम पे मुद्रा का प्रचलन बहुत कम मात्रा में हुआ है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। मुद्रा कौन कौन सी है हम बताएंगे आगे, पर अभी क्या है, जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। श्रेष्ठी क्या था? श्रेणी व्यापारियों का समूह, ठीक है। 2-3 शब्द हैं व्यापार से रिलेटेड। व्यापारियों का समूह, व्यापारी के समूह को क्या बोलते थे? श्रेणी। दूसरा इसी से मिलता जुलता है श्रेष्ठिन, ठीक है। श्रेष्ठिन कौन होता था? इस व्यापारी समूह का जो मुखिया होता था। श्रेणी, व्यापारी समूह मतलब श्रेणी का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? उसको क्या बोलते थे? श्रेष्ठिन बोलते थे, ठीक है। तो जो श्रेणी का मुखिया होता था उसको बोलते थे श्रेष्ठिन। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था में हम बात करें कि जो लोहे का यूज हुआ है, जो धातु यूज हुई है, वो कृषि कार्य के लिए नहीं यूज हुई है, बहुत ज़्यादा कृषि कार्य के लिए नहीं यूज हुई है, क्योंकि ना तो लोहे के हमें इस टाइम के हल मिले हैं, ना कृषि के जो अदर उपकरण है वो मिले। तो जो लोहे का जो मैक्सिमम यूज हुआ है वो किस में हुआ है? जो लड़ाई के हथियार बना जाते थे, ठीक है, तीर और भाले वगैरह में जो यूज हुआ है वो लोहे का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो हमारी इसकी मुद्रा थी, मुद्रा,
ठीक। मुद्रा में क्या क्या था? निष्क था, शतमान और कृष्णल। तो ये तीन तरह के जो मुद्रा थी ये चलती थी। देखिए उत्तर वैदिक काल में मैंने निष्क आपको बताया था कि सोने के टुकड़े को, सोने के आभूषण कोई टुकड़ा, उसको क्या बोलते थे? निष्क बोलते थे। पर उत्तर वैदिक काल में क्या, जो सोने की मुद्रा थी, ठीक है, जो सोने की मुद्रा बनाई जाती थी उसको निष्क बोलते थे, निष्क। ऐसी शतमान, शतमान किस चीज का होता था? तांबे का बना होता था। ऐसी कृष्णल, ये भी किसका बना होता? कांसे का बना होता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक शब्द मिलता है आपको पण। ये पण क्या होता है? तो ये मुद्रा की छोटी इकाई थी जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। पण के माध्यम से, पण एक मुद्रा है, ठीक है, इसी के माध्यम से व्यापार किया जाता। तो व्यापार, इसको यहाँ ना लिख के, व्यापार वस्तु विनिमय और पण के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पण, ये हो गई आपकी अर्थव्यवस्था हो गई। और इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था में जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि वहाँ पे जो बलि थी, जो राज्य का या जो कबीले का जो मुख्य, जो राजा का जो मुख्य सोर्स था धन का, वो क्या था? बलि थी। वो बलि क्या होती थी? जो किसान या पशुचारक अपनी इच्छा के अनुसार देते थे, वो क्या होती थी? बलि होती थी। पर अभी बलि में क्या होना कि जो उत्तर वैदिक काल में ये अंतर हुआ कि जो अब राजा ने इसको ना अपना अधिकार समझ लिया कि हमें इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, इतना कर चाहिए ही चाहिए, उत्पादन का इतना हिस्सा हमें चाहिए। तो जो कर होता था, इसको मैं बिठा देता हूं, तो जो कर होता था वो उत्पादन का कितना होता था? उत्पादन का 1/6वां भाग होता था, ठीक है। जो कर होता था, माना कि अगर 1 कुंटल किसी के पास गेहूं हुआ है तो 6 किलो वो कंपलसरी राजा के पास जाना ही जाना है कर के रूप में, ठीक है। एक होता है, एक यही कर की बात आई है, तो जो राजस्व जो कर इकट्ठा करता था वो अधिकारी था, ठीक है। तो कर संग्रह, कर संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? कौन सा अधिकारी था? तो उसका नाम पूछा जाता है कई बार कि उत्तर वैदिक काल में जो कर राजस्व वसूलता था उस अधिकारी का क्या नाम था? तो उसका नाम था संग्रहीता, ठीक है। संग्रहीता या सग्रहित्र, ठीक है, ये भी नाम मिलता है, संग्रहीता या सग्रहित्र, ठीक है। इसको संग्रहीता या सग्रहित, ये नाम मिलता है कि ये जो अधिकारी होता था ये क्या करता था? कर वसूलता था, जो प्रजा से कर वसूलता था। तीसरी बात आती है कि भूमि का, जो भूमि थी वो कैसी थी? तो भूमि पे अभी जो किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था, ठीक है, सामूहिक स्वामित्व था। भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था इस टाइम पीरियड में, तो भूमि का क्रय विक्रय नहीं हो सकता था, क्रय विक्रय नहीं, और स्वामित्व कैसा था? सामूहिक, ना कि व्यक्तिगत, ठीक है। तो भूमि ना तो दान में दी जाती थी और ना ही उनका क्रय विक्रय किया जा सकता था। तो ये हो गई उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। थोड़ी डिफरेंस है ऋग्वैदिक काल से, पर यही परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। कि पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? टैक्स अपनी मर्जी से देते थे लोग बलि के रूप में, और यहाँ पे क्या है कि एक नियम बन गया कि आपको उत्पादन का 1/6वां भाग देना ही देना है। पर्टिकुलर एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया कि इसका काम होगा कि जितना उत्पादन हुआ उसका 1/6वां भाग वो जनता से वसूल करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक, और जो 3 सेगमेंट होते हैं, राजनीति, अर्थव्यवस्था हमारा हो गया। आगे हम बात करेंगे राजनीतिक, जो उत्तर वैदिक काल की राजनीति व्यवस्था कैसी थी, और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।